Alaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं, आईक्यू के लेक्चर्स के ऊपर। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आईक्यू के टॉपिक्स होते कैसे हैं और ये आईक्यू के टॉपिक्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे कैसे जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट जगहों से आईक्यू की तैयारी तो कर रहे होते हैं, मगर उन्हें बेसिक टॉपिक्स का आइडिया नहीं होता कि आईक्यू के अंदर टॉपिक्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई आप तमाम स्टूडेंट्स की फरमाइश के ऊपर ही आईक्यू के लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। आप इधर नस की तैयारी कर रहे हो, नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आप इधर फास्ट की तैयारी कर रहे हो, आप इधर आईबीए की, या फिर आप सिंपल तरीके से अपने पास हबीब यूनिवर्सिटी की, या फिर आप सिंपल तरीके से सीबीएम की या कॉमसेट्स के यूईटी की तैयारी कर रहे हो। बेटा ये आईक्यू के लेक्चर्स डिफरेंट बेसिक मैथ्स के साथ भी काउंट होते हैं, और ये आईक्यू के लेक्चर्स आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आईक्यू के अलग से सेक्शन के अंदर भी आ रहे होते हैं। आईक्यू के लेक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो आईक्यू के लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो टॉपिक इन्वॉल्व होता है, इसको हम कहते हैं ऑड वन आउट। इस टॉपिक का नाम क्या होता है? ऑड वन आउट। इस टॉपिक के अंदर होता यह है कि आपको क्वेश्चन आपके पास आएगा, उसमें सिंपली 5 या 6 डिफरेंट वर्ड्स लिखे होंगे। उन 5 या 6 वर्ड्स में से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो उन 5 या 6 वर्ड्स से बिलोंग नहीं करता होगा, यानी कि टोटली डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 वर्ड्स किसी खाने के नाम होंगे और एक किसी जानवर का नाम होगा, तो आप समझ जाओगे जानवर का नाम है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो गलत आंसर आ रहा है, यानी कि वो एक गलत चीज आ रही है जो इन बाकी के 4 वर्ड्स के साथ या 5 वर्ड के साथ फिट नहीं होता, तो इसको कहते हैं ऑड वन आउट। सेकंड तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहलाते हैं सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस। जिस तरह हम लोग एडवांस मैथ्स में या बेसिक मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं, वैसे ये सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस होते हैं कि डिफरेंट सीक्वेंसेस गिवन होंगी आपको और वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होती हैं, तो इसको भी अपने लेक्चर्स के अंदर देख रहे होंगे हम लोग। थर्ड तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास आईक्यू के अंदर, ये होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग का, इनको भी बहुत डेप्थ में जाके समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। देन फोर्थ नंबर के ऊपर जो हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन, कि भाई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे आता है पेपर के अंदर और कैसे नहीं आता। देन फिफ्थ तरह के जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं ये कहलाते हैं नंबर रीजनिंग के। इन क्वेश्चंस को भी बहुत डिटेल के अंदर जाके हम लोग देख रहे होंगे। आपने सिंपली इन लेक्चर्स को बहुत डिटेल में समझना है, लेना है, आप इजीली हर तरह के पैटर्न को समझ सकते हैं। तो हमारे पास ये 5 तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऑड वन आउट, सीक्वेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड नंबर रीजनिंग। आपके पास सबसे पहले मैं पास्ट पेपर्स बेस्ड लेक्चर्स लेकर आऊंगा, यानी कि आईक्यू लेक्चर नंबर 1, आईक्यू लेक्चर नंबर 2 एंड आईक्यू लेक्चर नंबर 3। ये पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं नस्ट के, फास्ट के, जीआईकेआई के, प्यास के, सीबीएम के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बेसिक मैथ्स में या डायरेक्टली आईक्यू के अंदर क्वेश्चंस आए थे उन तमाम क्वेश्चंस का मजमुआ होगा। यानी कि नस्ट के अंदर, नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर सारे क्वेश्चंस आए हुए होंगे, फास्ट के अंदर क्वेश्चंस आए हुए होंगे, आईबी में बहुत दफा बेसिक मैथ्स के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो वो सारे पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आऊंगा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये 3 लेक्चर्स होंगे, आईक्यू लेक्चर 1, आईक्यू लेक्चर 2, आईक्यू लेक्चर 3। इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी शामिल होगी, डायरेक्शन भी शामिल होगी, सीक्वेंसेस भी शामिल होंगे, ऑड वन आउट भी शामिल होंगे, नंबर रीजनिंग भी शामिल होंगी। तो ये पास्ट पेपर बेस्ड लेक्चर्स अगर आपने कर लिए तीनों के तीनों, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी अगर आईक्यू का पोर्शन आएगा आप उसको इजीली एस कर सकते हो। आप इजीली उस टेस्ट के अंदर उस पोर्शन में 100 आउट ऑफ 100 नंबर ले सकते हो। क्लियर है भाई? तो आइए अपने आईक्यू लेक्चर 1 के आगाज करते हैं। अच्छा, 2 बातें मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा। मेरा बेटा जब आईक्यू की हम बात करते हैं तो आईक्यू लेक्चर्स के अंदर आईक्यू के बेसिक मायने क्या होते हैं, इसके लिए कोई आपको अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। आपको सिंपल टेबल्स याद होने चाहिए। खुदारा कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट टेबल्स आपको याद हो, 2 से लेके 20 तक के टेबल्स आपको याद हो। आपको बेसिक स्क्वायर्स याद हो, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। आपको बेसिक स्क्वायर्स और बेसिक क्यूब्स याद होने चाहिए। ये 3 चीजें खुदारा अपने जहन में लेकर आ जाए कि भाई 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, भाई सबको मालूम होता है 1.41 होनी चाहिए। अंडर रूट 3 की वैल्यू अराउंड 1.7 के करीब होती है, सही है ना? तो बेसिक आपके पास ये रूट की वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये 3 से 4 चीजें होती हैं, अगर आपको ये आती हैं आप आराम से आईक्यू के अंदर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आईक्यू, अब पहला क्वेश्चन नस्ट के पेपर में भी आया हुआ है, फास्ट के पेपर में भी आपको मिलेगा। आपको एक टेबल गिवन है, ये जो पहली तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं टेबल बेस्ड है, जो पहली तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें टेबल्स बने हुए हैं। आइए जरा इस टेबल को गौर से देखते हैं। अगर आप इस टेबल को गौर से देखो, कभी भी टेबल का क्वेश्चन है हमेशा पहले रॉ वाइज देखो कि यार देखो आपके पास यहाँ पे 4 है, 6 है, 7 है, 31 है, 9, 8, 4, 76, 7, 4, 2 और आगे का नंबर नहीं पता। आइए जरा समझते हैं क्या कह रहे हैं।
यार देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से इसको समझूं, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये किस पैटर्न को, मुझे यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करना है, मुझे किसी पैटर्न को समझना है कि यार ये जो एक मेरे पास टेबल गिवन है किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आता है कि भाई 4 6 मेरे पास क्या होता है, 24 होता है। और अगर मैं 24 के अंदर इस थर्ड कॉलम को ऐड करवा दूं, 24 + 7 क्या बन जाएगा, 31 बन जाएगा। आइए समझते हैं कि अभी नेक्स्ट रॉ में फॉलो हो रहा है। 9 × 8 मेरे पास क्या होता है, 72 होता है, 9 8 जार। और 72 प्लस का 4 क्या 76 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये चीज भी वेरीफाई हो गई, ये भी वेरीफाई हो गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होगा। 7 4 जार क्या होता है, 28 होता है। 28 के अंदर अगर 2 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या नंबर होगा, 30 आना चाहिए। सिंपल इज दैट, 30 आ जाएगा भैया। अच्छा भाई मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझसे कहता है 7 13 9 11 4 11 16 17 12 और 6 6, और ये वाली चीज हमें फाइंड करनी है। अब देखो कैसे फाइंड करें इसे। अगर मैं रॉ वाइज देखता हूं तो मुझे रॉ वाइज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार ये 7 है, ये 13 है, 9 है, कोई पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। सही है ना भाई। कॉलम वाइज चेक कर लीजिए, कॉलम वाइज कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। यार 7 और 11 होता है मेरे पास तकरीबन, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 18 बन जाएगा। यहाँ पे तो 16 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अब क्या करूं। आइए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो कभी भी कोई पैटर्न फॉलो ना हो तो फिर एडिशन देख लीजिए, क्या रॉ की या कॉलम की एडिशन सिमिलर आ रही है। आइए चेक कर लेते हैं। भाई 7 प्लस का 11 क्या होगा, 18 होगा। और इस 18 को अगर मैं 16 में ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 18 प्लस का 16 आएगा, 34 बनेगा। हाँ 34 बन जाएगा। और 34 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 40। यानी कि इस कंप्लीट कॉलम की जो एडिशन आ रही है वो 40 के बराबर आ रही है। इधर भी चेक कर लेते हैं क्या इधर ऐसे ही फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ताकि पता चल जाए ना यार हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। तो भाई देखो 13 + 4 क्या होता है, 13 + 4 मुझे मालूम है, ये हो जाएगा मेरे पास 15 16 17, 17 बन गया। और 17 + 17 क्या हो जाएगा मेरे पास, 17 × 34 हो जाएगा। सही ना भाई। और 34 प्लस का 6 देखो यहाँ पे भी 40 बन गया। इसका मतलब इस कंप्लीट कॉलम का एडिशन भी 14 आ गया, इस कॉलम का एडिशन भी 14 आ गया। तो जाहिर सी बात है इस पूरे कॉलम का एडिशन भी क्या होगा, 40 के बराबर होगा। मगर हमें ये वाला नंबर चाहिए, तो पहले इन तीन नंबर्स को ऐड करवा देते हैं, और 40 में से माइनस करवा दूंगा तो इस नंबर का आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो 11 में 9 का इजाफा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, है ना भाई, 20 हो जाएगा। और 20 में जब 12 का इजाफा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 20 प्लस का 12 32 बन जाएगा। तो 40 में से अगर मैं 32 निकालता हूं, तो 40 में से अगर मैं 32 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 8 आ जाएगा। तो याद रखिएगा पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया, कभी भी इस तरह के नंबर रीजनिंग के क्वेश्चन आए हमेशा पहले रॉ वाइज चेक करो, फिर कॉलम वाइज चेक करो। अगर दोनों फेल हो जाए तो फिर चेक करो क्या कंप्लीट रॉ की एडिशन या कंप्लीट कॉलम की एडिशन सिमिलर आ रही है, तो उस पैटर्न के ऊपर सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो फॉर एग्जांपल इस सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है इसको देख लेते हैं। इसरा बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर मूव करो, क्या बताया, कभी भी नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है सबसे पहले रॉ वाइज देखोगे, फिर कॉलम वाइज देखोगे, फिर कंप्लीट रॉ है कंप्लीट कॉलम की एडिशन देख लेंगे। अब देखो 7 6 जार क्या होता है, 7 6 जार तो सर 42 होता है। अच्छा भाई 42 होता है, यहाँ पे 24 गिवन है, क्या कोई सिमिलैरिटी दिख रही है। यस सर, सिमिलैरिटी एक बन सकती है कि यहाँ पे 42 को उल्टा करके लिख दिया हो। क्या पता यार ये काम हो रहा हो, क्या पता ना हो रहा हो, इसके लिए तो हमें दूसरी रॉ चेक करनी पड़ेगी। आइए चेक कर लेते हैं। क्या 8 9 जार 72 होता है, सर बिल्कुल होता है। तो चेक करो क्या 72 को उल्टा करके लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका मतलब पैटर्न समझ में आ गया कि भाई उस एग्जामिनर ने पहले दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आ रहा है उसको उल्टा करके लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से 6 8 जार क्या हो जाएगा, भाई 6 8 जार मेरे पास होता है 48 के बराबर। मगर यहाँ पे क्या होगा, उल्टा करके लिखा जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। सिंपल इज डेट, क्या आ जाएगा आंसर, 84 आ जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा शहजादा, सिंपल इज डेट भाई। बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेंगे अगर उनको पैटर्न समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नंबर रीजनिंग में इस तीन तरह की अजीब शक्लें आ रही हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इस वाली चीज की वैल्यू बताओ, इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जरा कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यार क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मालिक क्या कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। आइए जरा समझते हैं। भाई देखो मुझे ऑल्दो अभी बात समझ में नहीं आ रही, मगर पहली फिगर को अगर मैं गौर से देखूं, यार अगर मैं 5 × 15 करूं क्या बनेगा। भाई 5 × 15 किसके बराबर होगा मेरा बेटा, 5 × 15 बराबर होगा 5 5 25 का 5 5 1 5 और 2 इजाफा 75 के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 6 3 18 के बराबर। यानी कि इधर जब मैंने पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, इधर पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन पे आंसर आ गया। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स के जो आंसर है 75 प्लस का 18 किसके बराबर होगा, क्या 93 होता है, चेक कर लीजिए साइड पे जाके। 75 प्लस का 18, 5 में 8 का इजाफा करो, 8 5 क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से ये हो गया 13 का 3, एक इजाफा
7 और 1 8 और 1 9, 93 बन गया। यानी कि सिंपल तरीके से पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अगर ये पैटर्न यहाँ पे सही फॉलो हो रहा है तो आइए जरा चेक कर लेते हैं क्या इस वाले पर्टिकुलर फिगर में भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। आइए चेक कर लेते हैं भाई। 18 1 क्या होता है, 18 के बराबर होता है। और 4 इंटू 8 मेरे पास क्या होता है, 32 होता है। तो भाई 32 प्लस का 18, 8 और 2 10, 0 1 और 1 का इजाफा, सही है ना भैया। 3 और 1 4 और 1 5, तो देखो क्या 50 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इधर भी फिर ये पैटर्न फॉलो होगा। 7 5 क्या होता है, 7 5 इज 35, है ना भैया। और 6 9 क्या होता है, 54 के बराबर होता है। तो 35 प्लस का 54 क्या बन जाएगा, 35 के अंदर अगर आप 54 का इजाफा करें तो 5 4 9, 5 और 3, 5 और 3 सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 के बराबर होगा। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया, 89। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फाइनली मेरे पास, 89 के बराबर आ जाएगा। देखो भाई सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। क्या मसले की बात आ रही है मेरा बेटा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि भाई आपके पास ये दो तरह की फिगर्स गिवन है। इधर गिवन है 4, इधर गिवन है 9, इधर गिवन है 6। एग्जामिनर कह रहा है इधर 9 है इधर 16 है और इस वाली वैल्यू को हमें फाइंड करके बताना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना भैया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है। अब कैसे सॉल्व करें यार, एक ही तरीका है सॉल्व करने का। अगर मैं एक पैटर्न को देखूं, क्या 4 9 मेरे पास क्या होता है भाई, 4 9 तो 36 बन जाएगा मेरे पास, नहीं बन रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ और चीज है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 2 का अंडर रूट लूं, सही है ना, 4 का अंडर रूट लूं, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है मेरे पास, सिंपल तरीके से 4 ही होगा। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं एक काम और देख सकता हूँ यार, अगर मैं अंडर रूट 4 लूं तो अंडर रूट 4 मेरे पास क्या होता है 2 के बराबर। और अंडर रूट 9 मेरे पास बराबर होता है किसके, 3 के बराबर। तो ये जो आंसर आया, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 6 के बराबर। इसी तरीके से अगर आप इधर देखो, 9 का रूट क्या होता है, अगेन 3 होता है। और रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं, 3 इंटू 4 अगर मैं करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से मेरा आंसर क्या होगा, यानी कि 12 के बराबर होगा। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं भाई। नंबर रीजनिंग और आईक्यू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पेपर के अंदर आपको मिलेगा। क्या कहता है यहाँ पे एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे 5 है, 4 है, 0 है, 6 है, 7 है, इधर 8 7 1 6 4 है, और इस वैल्यू को हमें फाइंड करके बताना है। अब देखो क्या कर सकता हूँ, आइए पहले सिंपल चेक कर लेते हैं। यार 5 4 मेरे पास है, इनको पहले आपस में चेक कर लो। 5 4 20 हो गया, और 6 इंटू 7 मेरे पास क्या हो जाएगा, 42। नहीं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा मैं किसी तरीके, जीरो नहीं आएगा। अच्छा भाई 4 6 24 और 7 5 35, अभी भी जीरो नहीं बन रहा। यानी कि इसके अंदर तो इन तमाम साइड्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ऐसे करके और ऐसे करके, फिर माइनस या प्लस करने में भी आंसर नहीं आ रहा। कोई और पैटर्न चेक कर लेते हैं भाई, कोई और पैटर्न ना हो मेरे पास। क्या पैटर्न हो सकता है यार, अगर मैं 5 और 6 का इजाफा करूं, 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, क्या 11 बनता है, 5 और 6 बिल्कुल 11 बनेगा। यानी कि 5 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 11 के बराबर। और 7 प्लस का 4 भी क्या होता है, 7 में अगर 4 का इजाफा करूंगा तब भी ये 11 ही बनेगा। 7 में अगर 4 का इजाफा करूंगा तो 11 ही बनेगा। और फिर दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करवा दूंगा तो बीच की वैल्यू आ रही है। यानी कि देखो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल वालों को पहले ऐड करूं और फिर उसमें से माइनस करवा दूं वर्टिकल वालों को। इधर देख लेते हैं क्या इधर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। गौर से देखिएगा, 7 में 6 का इजाफा, यार 6 में 6 का इजाफा 12 होता है, और 7 में 6 का इजाफा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। माइनस करवा दूं वर्टिकल वालों को, 8 और 4 का इजाफा। भाई 8 में अगर मैं 4 का इजाफा करूंगा तो 12 बनता है, 13 में से 12 गए तो 1 आएगा। देखो बीच में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पैटर्न वेरीफाई हो गया। यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल वालों को ऐड करना है, माइनस करवाना है वर्टिकल वालों से। तो भाई इधर भी देख लेते हैं, 11 प्लस का 2 क्या होता है, 11 प्लस 2 होता है मेरे पास सिंपल तरीके से 12 13 के बराबर। किसके बराबर होगा, 11 प्लस का 2 13 के बराबर। तो उसमें से माइनस करवा दूं वर्टिकल वालों को, 0 प्लस का 2 2 ही होगा। तो 13 में से अगर 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपल 11 की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 11 आ गया। सिंपल इज दैट, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए, लोग कहते हैं आईक्यू के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। भाई आईक्यू के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, खाली आपको अपना जहन यूज करना होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा भाई, अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से इनको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा। भाई अगर मैं पहले इनको सिंपल मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं, 5 माइनस 2 ऑब्वियसली 3 बन जाएगा, ओके। या 5 टू अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 टू 10 बन गया। और यहाँ पे क्या है, 16 और 6। तो भाई अगर आप 16 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो 109 क्या फॉर्म हो सकता है, आइए चेक कर लेते हैं। भाई 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा, मैंने आपसे क्या कहा था,
आपको 20 तक के टेबल्स आने चाहिए। तो 16 इंटू 6 मेरे पास बराबर होता है सिंपल तरीके से 96 के बराबर। 16 6 क्या होता है 96। तो 96 प्लस का 10 106 बन जाएगा। ये 109 तो नहीं बनेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं करना हमें। अच्छा भाई कोई और टेक्निक यूज कर लेते हैं। और टेक्निक क्या होगी, क्या भाई हॉरिजॉन्टली कुछ हो रहा है, नहीं हॉरिजॉन्टली भी कुछ नहीं हो रहा, वर्टिकली भी कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करें, अब कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। बेटा याद रखिएगा, जिस साल ये पेपर के अंदर आया था नस्ट के और फास्ट के पेपर में अक्सर बच्चों को मसला हुआ था, हालांकि है बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। क्या आसान सा कॉन्सेप्ट है, अब देखो जब आपका मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट फेल हो गया, हॉरिजॉन्टल माइनस वर्टिकल या वर्टिकल माइनस हॉरिजॉन्टल फेल हो गया, अब क्या करें। अब एक छोटा सा काम अगर मैं देखूं कि यार 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 5 माइनस का 2 करूं तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और अगर मैं अब 3 का स्क्वायर ले लूं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 के बराबर। इसी तरीके से देखो, अगर मैं 16 में से 6 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो कोई पैटर्न देखो, पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 के बराबर। तो जो भी आंसर आया इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो बीच की वैल्यू फॉर्म हो सकती है 109। 100 प्लस का 9 क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। मुझे नहीं पता है पैटर्न सही है नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं दूसरे के ऊपर भी। भाई देखो, अगर मैं 21 में से 19 को माइनस करूं, 21 में से 19 जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 21 में से अगर मैं 19 को निकालता हूं 2 बचेगा। और यहाँ पे अगर मैं 22 में से 15 को माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है 22 में से अगर 15 जाएगा तो मेरे पास आ रहा होगा लगभग किसके बराबर, 7 आ रहा होगा। तो अब गौर से देखो, अगर मैं इनका स्क्वायर लूं, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 के बराबर, और 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 के बराबर। तो भैया 49 प्लस का 4, 50, 51, 52, 53, तो देखो बीच की वैल्यू फॉर्म हो रही है, इसका मतलब पैटर्न पता चल गया। इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी हो रहा होगा, अगर मैं 51 माइनस का 48 करता हूँ, 51 में से अगर 48 को माइनस करूंगा 3 आएगा। और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। 13 है नीचे, 28 नहीं है नीचे, 13 लिखा हुआ है। अच्छा भाई, अगर मैं 17 में से 13 को माइनस करता हूं तो क्या बनेगा, 17 में से 13 अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 बचेगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 के बराबर। तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 16 के अंदर 9 का इजाफा, 16 प्लस 9 बड़ी मशहूर फिगर है, 25 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे बीच में 25 आ जाएगा। बेसिक टेक्निक है, देखो कभी भी क्वेश्चन आए हमेशा पैटर्न को फॉलो करो। चेक करो पहले मल्टीप्लाई करके, चेक करो पहले प्लस माइनस करके, चेक करो आपके पास किसी एक ना एक पैटर्न को फॉलो लाजमी करेगा। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, बेसिक पैटर्न है, कोई ना कोई पैटर्न आपको लाजमी मिलेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया, अगेन बड़ा मजे का क्वेश्चन है, आ रहा है, इसको मार्क कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है एग्जामिनर, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई देखो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होगा, कि यार अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टली काम चेक कर लिया, या हॉरिजॉन्टली कुछ मल्टीप्लाई करने में कोई चीज फॉर्म हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, 18 24 36। अच्छा भाई वर्टिकली चेक कर लिया, 18 में 12 का इजाफा करूंगा और 3 का इजाफा करूंगा तो 72 नहीं बन सकता, यानी कि वर्टिकली भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई, आपने फिर इनका सबका सम चेक कर लीजिए, 18 प्लस 12 क्या होगा, 8 में 2 का इजाफा आपके पास ये तो बन गया 20, और 30, 30 में 3 और फिर 72, तकरीबन 104 105 बन रहा होगा। और यहाँ पे 112 128, यानी कि वो भी सिमिलरली आपके पास फॉर्म होगा, यानी कि कॉलम्स का सम भी बराबर नहीं है। अगर ये तमाम चीजें आपकी फेल हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट और आप देख सकते हो, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यार देखो किसी स्पेसिफिक कॉलम को या रॉ को मल्टीप्लाई ना करवाया गया हो। अच्छा भाई कैसे, कि यार अगर आप गौर से देखो, आपकी जो रॉ नंबर 2 है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाऊं, अगर मैं रॉ नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 6 12 क्या होता है 72 होता है। तो भाई यानी कि अगर मैं अपनी रॉ नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, एक स्पेसिफिक किसी भी नंबर से 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, रॉ नंबर 4 मिल रही है पहले कॉलम के लिए। और अगर मैं अपने रॉ नंबर 1 को उसी नंबर से डिवाइड करवाऊं, यानी कि मेरी जो रॉ नंबर 1 है अगर मैं उसको 6 से ही डिवाइड करवाऊं तो मेरे पास फाइनली रॉ नंबर 3 आ जाएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए। जिस साल ये पेपर में आया था अक्सर बच्चों ने सॉल्व ही नहीं हुआ था। कि भाई देखो गौर से कॉन्सेप्ट समझो, कि आपके रॉ नंबर 2 में 12 आ रहा है, अगर मैं 12 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे 72 मिलता है। और अगर मैं 18 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 3 18, तो रॉ नंबर 3 मिल गई। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहां पे भी फॉलो करेगा कॉलम नंबर 3 में। आइए चेक कर लेते हैं। भाई अगर मैं अपनी रॉ नंबर 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं 128 मिले, तो यार देखो मैं 16 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 128 मिले, आई गेस 8 होगा, है ना भाई। 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, मुझे 128 मिलेगा। और 36 को अगर मैं उसी नंबर पे डिवाइड करूं तो मुझे बीच का ये रॉ नंबर 3 मिलनी चाहिए। तो 36 डिवाइडेड बाय 8, 36 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है 4 के बराबर होते हैं, 8 4 तो 36 होता है ना मेरा बेटा। तो यानी कि पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न ये कहता है कि भैया सिंपल तुमने अपनी रॉ नंबर 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि तुम्हें रॉ नंबर 4 मिल जाए, और फिर तुमने अपनी रॉ नंबर 1 को उसी नंबर से डिवाइड करवाना है कि तुम्हारे पास रॉ नंबर 3 आ रही होगी। तो आइए जरा इस पैटर्न को इधर भी चेक कर लेते हैं। कि यार देखो अगर मैं अपने पास सिंपल तरीके से, अगर मैं अपनी रॉ नंबर 2 को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे 112 मिलना चाहिए। खुद सोचो वो नंबर क्या होगा। अगर मैं 14 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 112 मिले, 14 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 112 मिले,
14 इंटू 8 बेसिक कॉन्सेप्ट है, 8 इंटू 4। अगर आपको समझ में नहीं आता कि यार आपको नंबर नहीं पता चलता, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मैंने टेबल्स भी याद नहीं करे, मैं इंतहाई नालायक बच्चा हूं, तो आप फिर बेसिक तुक्का मारो, पहले 14 इंटू 7 चेक कर लो। 7 4 दर क्या होगा, 7 4 दर 28 का 8, 2 कैरी, 7 1 दर 7, और आगे क्या हो गया 8 इंटू 9, यानी कि अभी 98 आया, यानी कि 112 नहीं आया, तो उससे ऊपर जाके चेक कर लूंगा, 8 कंसीडर कर लूंगा, तो 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा 32 का 2 और 3 का इजाफा, 8 1 जर 8, 9 10 और 11, यानी कि 112 बन गया। तो देखो 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन रहा है 112, यानी कि 8 से डिवाइड करवाऊंगा रो नंबर 1 को, तो 24 डिवाइडेड बाय 8, 24 डिवाइडेड बाय 8 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 जर 8, 8 2 जर 16 एंड 8 3 जर इज 24, 8 3 जर 24 होता है। तो फाइनली यानी कि यहाँ का जो नंबर है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत दफा पैटर्न इजीली मिल जाता है, बहुत दफा पैटर्न आपको फिर रॉज और कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन पे मिल रहा होता है, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब बताइए भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का इजी सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया 5 6 6 5 8 4 4 7 डैश। भाई देखो सबसे पहला काम रॉज और कॉलम को हमेशा देखना होता है। यार देखो अगर मैं 5 6 और 6 का इजाफा करूं तो क्या मिलेगा, 5 और 6 क्या बन गया मेरे पास, 6 और 5 11, 11 में 6 का इजाफा 17 बन गया। इधर भी चेक कर लेते हैं भाई, 5 और 4 क्या हो गया 9, और 9 में 8 का इजाफा, इधर भी क्या आ गया 17 ही फॉर्म हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है इधर भी 17 आना चाहिए, इधर भी टोटल क्या होगा 17 ही होगा। चेक कर लेते हैं 4 और 7 का इजाफा, 4 और 7 किसके बराबर होंगे मेरा बेटा, 7 में अगर आप 4 का इजाफा करते हो तो जाहिर सी बात है 11 बनेगा। तो अगर मैं टोटल 17 है, 17 में से 11 को माइनस करवा दूं, 17 में से 11 को माइनस करवा दूं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6 के बराबर आएगा। आंसर क्या आएगा मेरा प्यारा बेटा 6 के बराबर आ जाएगा, है ना भैया। तो आंसर क्या आ गया 6 के बराबर आ गया, क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, यानी कि 6 नंबर मिसिंग था। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 28 60 48 5 6 7 14 39 27 7 और डैश और 16। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर पैटर्न कैसे फॉर्म करेंगे। अगेन सबसे पहले रॉस को देख लो, क्या रॉस आपके पास कोई आपको स्पेसिफिक सम दे सकती है। यार देखो 28 60 और 48, नीचे 5 6 और 7 आ रहा है, जाहिर सी बात है रॉस का सम सेम नहीं होगा क्योंकि बहुत डिफरेंशिएशन आ रहा है नंबर्स के अंदर। तो रॉस का सम और कॉलम सम तो वैसे निकाल दिया। कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी फॉलो हो रही है, मुझे दिख तो नहीं रहा है। 28 प्लस 60 48 ही बन सकता है, यानी कि वो भी फेल हो गया। कॉलम्स का सम अगर मैं चेक करता हूं तो कॉलम्स का सम भी बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि कॉलम्स के अंदर देखो 28 5 14 7 है, यहाँ पे 60 6 39 है, और यहाँ पे 48 7 27। तो कॉलम का सम भी कभी सिमिलर नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत नंबर्स के अंदर वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, तो नंबर्स का सम भी सेम नहीं होगा कॉलम्स के अंदर। अब देखो जब आपने रॉज और कॉलम्स के सम देख लिए ना, उसके बाद हमेशा जाया करो रॉज और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। यार अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि यार अगर मैं देखूं 48 है 28 है, अगर मैं पहले 48 में से 28 को माइनस कर दूं तो खुद बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। भाई 48 में से अगर मैं 28 को माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा वो तकरीबन क्या होगा 20 के बराबर होगा। तकरीबन किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। अब जो भी मेरे पास ये आंसर आया, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बीच वाली रॉ बन रही है, आई गेस बन रही है। 20 इंटू 3 क्या होता है 60 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो, एक नया तरह का पैटर्न आप समझ रहे हो। देखो डिफरेंट तरह के पैटर्न मैं आपके सामने इसलिए पास्ट पेपर से लेकर आऊं ताकि हर पैटर्न की टाइप आपको समझ में आ जाए। 48 यानी कि अगर मैं रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस करता हूं, जो भी आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे बीच का नंबर मिल रहा है, तो इसको सेकंड्स में भी चेक कर लेते हैं। भाई सेकंड वाले पे कैसे चेक करूं कि अगर मैं अगेन 5 में से 7 को निकालूंगा, देखो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, यानी कि 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूं, जो भी आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं कि बीच की नंबर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 6 आ गया मेरे पास। इसी तरीके से इधर देखो, अगर मैं 27 को 14 में से माइनस करता हूं, 27 को अगर मैं 14 में से माइनस करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 27 में से अगर 14 जाएगा तो मेरे ख्याल में जो आंसर आएगा वो 13 के करीब का बनेगा। और 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9 हो गया, 3 1 3 हो गया, देखो यहाँ पे भी बीच की वैल्यू बन रही है, इसका मतलब हमारा पैटर्न क्या है वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी काम होगा कि आपने क्या करना है, रॉ 1 रॉ 3 को कॉलम 1 कॉलम 3 को माइनस किया, तो 16 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूं, तो 16 में से अगर मेरे पास 7 माइनस होता है तो आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा 3 9 इज 27। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा 27। एक नई तरह का आपने पैटर्न यहाँ पे सीखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये तमाम के तमाम आईक्यू के जो लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे प्यारा बच्चा, ये तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर से लिए गए हैं। तो अगर आप सिर्फ इन आईक्यू के 3 लेक्चर जो मैं करवा रहा हूँ इनको अगर आपने कवर अप कर लिया तो आपके 100% आईक्यू में नंबर आ जाएंगे, पहले बता रहा हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो मेरा बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन नस्ट के, फास्ट के, नस्ट बिजनेस स्कूल के पास पेपर से लिए गए बड़े बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप इजीली अपने टेस्ट को एस कर सकते हो। अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें कहा जाता है 4 है 5 है 6 है 2 है 3 है 7 है 1 है 8 है 3 है 21 98 और हमें नहीं पता अगला नंबर क्या होगा।
अब देखो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ कि यार रॉस की कोई पैटर्न समझ में आ जाए, क्या रॉस में कोई पैटर्न, मुझे कोई सम वगैरह सेम मिल रहा है, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि रॉस का सम सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि यार यहाँ पे 4 5 6 2 3 7 1 8 3 है, जबकि नीचे वाली सबसे लास्ट रॉ जो है उसमें 2198 है, तो यानी कि रॉस का सम तो लास्ट वाली रॉ का बहुत बड़ा आ जाएगा, फेल हो गया। कॉलम्स का टोटल सम भी मुझे साफ दिख रहा है बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 2 1 21 है, जबकि यहाँ पे 98 के साथ बाकी नंबर्स होंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं एक कॉन्सेप्ट देख सकता हूँ कि भाई मुझे मालूम है कि यार 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 16 में 4 का इजाफा किया 20, 20 में 1 का इजाफा किया 21, तो ये देखो लास्ट वाली चीज मुझे मिल गई। मुझे नहीं पता है पैटर्न सही है गलत है, इसको नेक्स्ट चीज पे भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, 25 में अगर 9 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, 34 बनेगा, है ना भाई। और 34 में अगर 64 का इजाफा करूंगा तो 34 में 64 का इजाफा 4 4 8 हो गया, और 6 और 3 क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपली 9 हो जाएगा। तो 98 बिल्कुल सही है, फॉर्म हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो होगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, और मेरे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9। अगर मैं इसको फॉलो करूं, 36 प्लस का 49 क्या बन जाएगा भाई, 36 में 49 का इजाफा 9, और आपके पास 6 क्या हो जाएगा, 15 होता है। 9 और 6 15 होता है, 5 का 5 और 1 कैरी 4, और आपके पास 4 क्या हो गया, 85 फॉर्म हो गया। तो 85 में 9 का इजाफा किया होगा, देखो 9 5 और 4, यानी कि 90 और 94, तो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 94। इसका मतलब कि आप स्क्वायर्स का सम कर रहे हो, यानी कि स्क्वायर्स का सम कर रहे हो 36 प्लस का 49 प्लस का 9 है। इस तरीके से मेरे पास लास्ट वाली रो के अंदर आंसर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 94 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया भैया। आपको एक पैटर्न को समझना है, देखो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसीलिए आपके लेक्चर डिजाइन किया जा रहा है कि आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को समझ सको। आप जितनी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, उस सब में आपका पैटर्न आपको समझ में आएगा, कितनी तरह से पैटर्न फॉर्म हो सकता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप इसको इजीली पिक कर सकते हो। वो तमाम बच्चों के जहन में मुझे मालूम है एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कैसे फाइंड आउट, बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई इतने सारे क्वेश्चंस करने का लॉजिक क्या है, करने की रीजन क्या है, ताकि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसका पैटर्न समझ सको इजीली। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से समझो, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास रॉस का या कॉलम्स का सम कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि रॉस 5 6 7 3 4 5 और कॉलम्स के अंदर अगेन 345 9 3 5 वगैरह गिवन है, तो रॉस या कॉलम्स के सम तो कभी इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा भाई, अगर मैं 5 का स्क्वायर देखूं 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तब भी कोई पैटर्न नहीं दिखता ऐड करने के ऊपर 345 बन सके। या 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 460 फिर भी नहीं बन सकता, यानी कि ये भी पैटर्न फेल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो ना, एक पैटर्न और फॉलो हो सकता है, कैसे कि यार अगर मैं रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो भाई देखो 5 इंटू 9 क्या होता है, 45 होता है, और जो रॉ नंबर 2 है वो ऑलरेडी लिख दूं, तो क्या बन जाएगा, 5 9 सर देखो 45। तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, देखो नीचे क्या गिवन है 345, और यहाँ पे भी 345 फॉर्म हो सकता है। मुझे नहीं पता है सही या गलत है, इसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रो में देख लेते हैं क्या नेक्स्ट कॉलम में कहीं ऐसा फॉर्म होता है नहीं होता। आइए चेक करते हैं। यार देखो अगर मैं सिंपल तरीके से क्या करूं, रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 2 को मल्टीप्लाई, तो भाई देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 60 के बराबर होता है, और रॉ नंबर 2 को एज इट इज लिख दूं, तो क्या देखो ये 460 फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न वेरीफाई हो गया, यानी कि 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 77 बन जाएगा, और रॉ नंबर 2 सिंपल क्या है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 577। यानी कि मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 577 के बराबर। यानी कि मेरे पास इस वाली पर्टिकुलर जगह का आंसर क्या होगा, 577। देखो आईक्यू के क्वेश्चंस के अंदर नंबर रीजनिंग के या पर्टिकुलर लॉजिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न को अगर आपने एक बार स्विच कर लिया, क्लिक कर लिया, तो आप इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया 6 इंटू 5 इंटू 4, ओके। यार रॉस का सम या कॉलम्स का सम बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 120 126 वगैरह लिखा हुआ है। कुछ और करके चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई देख लेता हूँ भाई, 6 5 30, 30 इंटू 4 120, ऑब्वियसली फॉर्म हो रहा है यार, यानी कि पैटर्न एक पता चल रहा है मुझे कि भाई अगर मैं तमाम तीनों रॉस को मल्टीप्लाई करूं तो चौथी चीज बन रही है, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, 30 इंटू 4 120 फॉर्म हो रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं। भाई 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 6 42, और 42 इंटू 3, तो अगर मैं 42 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, 3 2 6 और 3 4 12, 126, यानी कि इधर ये भी फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। इसको चेक कर लेते हैं भाई, 8 5 और 8, 8 8 64, और 64 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 4 20 का 0 और 2,
5 इंटू 6 30 और 30 में 2 का इजाफा 320, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 320 के बराबर, यानी कि पैटर्न फॉलो हो गया, 320 यहां पर आ गया, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोई पैटर्न या कोई चीज ऐसी मिल रही हो, क्या कहता है 30, मजे का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, ना तो रॉस का आपको सम सेम मिल रहा होगा, ना कॉलम्स का सम सेम मिल रहा है, ऑल्दो काफी मिलते जुलते नंबर है, मगर मुझे साफ दिख रहा है 13 12 5 क्या होगा, 13 और 12 25 हो गया, 25 प्लस 5 30 हो गया। तो रॉस के अंदर तो एक सम मेरे पास 30 अगर आते हैं, तो यहाँ पे 17 15 और 8 30 नहीं बन सकता, इसका मतलब रॉस का सम तो सेम नहीं है। कॉलम्स का सम अगर मैं देखूं तो भाई कॉलम्स के सम के अंदर भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि 13 17 25, 13 और 17 30 बन गया, 30 में 25 का इजाफा, तो क्या हो जाएगा 30 के अंदर 25 का इजाफा 55, 55 प्लस 29, आपके पास तकरीबन वो नहीं आ रहा होगा, यानी कि 84 बन रहा होगा, यहाँ पे 84 नहीं फॉर्म होगा, यानी कि फेल हो गया। अब क्या करें, अब स्क्वायर्स को देखते हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को देख लेते हैं भैया। देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर मेरे पास होता है 169 के बराबर, और अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और अगर 169 में से 25 को माइनस कर दूं कितना बनेगा, 169 माइनस का 25 आई गेस ये बन जाएगा 144, जो कि मेरे पास क्या होता है 12 का स्क्वायर, यानी कि एक पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो स्टार्टिंग के अंदर कोई भी पैटर्न आपको फौरन समझ में नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोई बच्चा सोच रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें पैटर्न कौन सा फॉलो होगा, तो उसका तरीकेकार जो इतने सारे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, आपने उन पैटर्न को समझना है, उन पैटर्न को जहन में बिठाने की कितनी तरह से क्वेश्चन कोई भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 169 में से 25 अगर गया तो क्या बचेगा 144, 144 क्या होता है बीच वाले नंबर 12 का स्क्वायर। आइए इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं भाई। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 289 होता है ना भाई, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 के बराबर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 के बराबर। तो अगर आप 289 में से 64 को माइनस करो, 289 में से 64 को माइनस करो, 9 में से 4 गया, क्या बचेगा 9 में से 4 गया, जाहिर सी बात है मेरे पास 5 के करीब बचेगा, और 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2 बचेगा 225। क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि लॉजिक प्रूव हो गई कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 के बराबर होता है, सिंपल इज दैट। चेक करना चाहो इधर भी चेक कर लो। 29 का स्क्वायर, वैसे 29 का स्क्वायर अगर नहीं निकालना आता आप सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, मगर कोशिश करो कि भाई बेसिक स्क्वायर्स आपको याद हो, ये बेसिक तो नहीं है तो निकालना पड़ेगा भाई। 9 9 81 का 1 8 कैरी, 9 2 आपके पास सिंपल तरीके से 18 का 8, और उसके अंदर 8 का इजाफा क्या बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 18 प्लस का 8, 18 प्लस का 8 किसके बराबर आ जाएगा 26 आ गया, सही है ना भैया, क्रॉस का क्रॉस आ गया। अगेन 9 2 18 का 8 और 1 कैरी, अब 2 2 4 और 1 5 के बराबर, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा 1 का 1, 6 और 8 का इजाफा क्या होता है 6 और 8 आपके पास 14, 4 का 4 1 इधर 5 2 6 और 1 सिंपल तरीके से 5 और 3 8, 841 के बराबर होता है। 29 का स्क्वायर 841 होता है, और 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। तो 841 में से अगर 400 आप माइनस करवा दो तो आंसर क्या आएगा, 841 में से एग्जैक्टली अगर 400 माइनस करूं तो 441 आ रहा होगा, और 441 बेसिकली 21 का डायरेक्टली स्क्वायर होता है, सही है ना भैया, तो यानी कि हमारी लॉजिक प्रूव हो गई। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये जो 25 है यहाँ पे 25 का स्क्वायर होगा, और 25 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 625 के बराबर होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 के बराबर होता है। अब देखो 25 का जो भी स्क्वायर है और यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर, उसमें से जब माइनस करते हैं तो 24 आपके पास उस टर्म का स्क्वायर आता है ना मेरा बेटा। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि भाई मैं यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो भी नंबर है 625 अगर यहाँ पर आ रहा है तो 625 में से मैं इस टर्म का स्क्वायर माइनस करूंगा, तो इक्वल टू के इस तरफ मुझे जो भी नंबर मिलेगा उसका रूट यहाँ पे मौजूद होगा, है ना भाई, सिंपल इज दैट। उस टर्म का यहाँ पे क्या गिवन होगा रूट मौजूद होगा। अच्छा भाई अब कैसे सॉल्व करें, यानी कि देखो मुझे यहाँ पे ये वाली टर्म तो गिवन है, यानी कि यहाँ पे मेरे को जो आंसर वाली टर्म है वो गिवन है 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई 24 का, तो भाई नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा, 4 2 8 का 8 और 2 2 4, सिंपल इज दैट, सही है ना भाई। 4 2 8 आ गया, 2 2 4 आ गया, 6 का 6 देखो यहाँ पे एज इट इज आ गया, 8 में 9 का इजाफा 17 होता है, 7 का 7 एक कैरी, तो क्या आ गया 576। 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 576 के। तो भाई देखो मुझे अगर इस टर्म की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा, मुझे पता चल गया 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इसको वहां पे सेंड करवा दीजिए। तो 625 में से अगर मैं 576 को माइनस करूं तो मेरे पास इस टर्म का आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा होगा, जाहिर सी बात है भाई 625 में से अगर 576 जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 49 के बराबर, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर मेरे पास आएगा वो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि भाई सिंपल तरीके से 49 बच रहा है तो 49 का मतलब क्या 7 का स्क्वायर। अगर आप इस कंडीशन को देखो अभी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी कि भाई जो भी 25 का स्क्वायर है उसको अगर 7 के स्क्वायर से माइनस करवाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 24, यानी कि 24 का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर क्या आ गया सिंपल 7 आ गया। देखो बेसिक पैटर्न है, बेसिक पैटर्न क्या है कि जो भी आपके पास फर्स्ट रॉ की वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर लेना है,
थर्ड रो की वैल्यू जो आ रही है उसका स्क्वायर लेना है, फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर लेना है, थर्ड कॉलम का स्क्वायर लेना है, दोनों को आपस में सेपरेट कर देना है, आपके पास सेकंड टर्म का सेकंड कॉलम के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। सिंपल इज दैट। इस पैटर्न को हमने फॉलो किया, हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 7 के बराबर आ गया। कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल पैटर्न है। अगर आपने एक दफा पैटर्न को समझ लिया, आपके लिए चीजों को समझना बेतहाशा आसान हो जाएगा, सॉल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मुश्किल क्वेश्चन भी मौजूद होंगे, आसान क्वेश्चन भी मौजूद होंगे, ये तमाम क्वेश्चन पास्ट पेपर से लिए गए हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि इन पूरे लेक्चर्स की तमाम चीजों की एक एक चीज को नोट डाउन करो, उसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा ज्यादा। पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। असल कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा, क्योंकि मेरा बेटा हर तरह का क्वेश्चन डिफरेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन नंबर 16 निस्बतन आसान क्वेश्चन है। कैसे कि यार देखो 6 और 9 15 मिल रहा है, 8 12 20 मिल रहा है, 4 6 क्या होगा 10 होगा यार। कैसे भाई, देखो 6 प्लस 9 क्या होता है 15 होता है, 8 12 क्या होगा 20 होगा, और 4 और 6 का इजाफा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन हलवा है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा बच्चे इसमें फेल हुए थे भाई, बेतहाशा बच्चे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कहते हैं 2401224313336-91। भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगेन एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन। अक्सर बच्चों को लगता है जिस साल ये नस्ट और फास्ट के पेपर्स के अंदर आया अक्सर बच्चे फेल हो गए, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिटरली आसान क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। सही है ना भाई। सबसे पहले अगर आपके पास नंबर रीजनिंग पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या देखोगे, रॉज और कॉलम देखो। मुझे साफ तौर पे एक बात दिख रही है कि यहाँ पे रॉज और कॉलम सिमिलर नहीं है। 2 4 0 1 2 4 नहीं आ रही रॉज सेम। कॉलम्स के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी मुझे दिख रही है, क्या 36 है 91 है, सिमिलर नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा भाई स्क्वायरिंग देख लेता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 + 4 36 ही, मतलब नहीं कि स्क्वायरिंग भी फेल हो गई। क्यों ना यहाँ पे क्यूब लेके चेक किया जाए। भाई 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 8 के बराबर, 1 का क्यूब होता है 1 के बराबर, और 3 का क्यूब बराबर होता है किसके 27 के। तो 27 + 8 क्या हो गया 35, 35 प्लस का 1 36, यानी कि ऐड करने पे देखो 36 मिल रहा है। इधर चेक कर लेते हैं, इधर सही हो रहा है। देखो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब आपके पास हो जाएगा सिंपल तरीके से 64 के बराबर। ओके 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, अगेन 27 के बराबर। तो भाई देखो 64 में 20 का इजाफा किया तो मेरे पास सिंपल तरीके से ये तो बन जाएगा, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे 80 के अंदर। और फिर 7 का जब इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा 91 बन जाएगा, है ना भाई। 64 + 27 करके चेक कर लीजिए, 7 4 क्या हो गया 11 का 1 और 1 कैरी, और 91 हो गया 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब एडिंग को वेरीफाई कर रहे हैं, तो इधर भी देख लो भैया। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 8 + 1 9 हो गया। या सिंपल वे में करना चाहो सिंपल वे में कर लो भैया, कि 4 और 8 क्या हो जाएगा 8 4 12 का 2, सही है ना, 8 4 12 का 2 और 1 कैरी, और फिर आगे क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 6 और 1 7 72 हो गया। 72 में 1 का इजाफा 73 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, सिंपल 73 आ गया। आसान क्वेश्चन था भाई। अक्सर बच्चे पैटर्न समझने की कोशिश नहीं करते। देखो पहले रॉस को देखो, फिर कॉलम्स को देखो, फिर स्क्वायर या क्यूब के ऊपर मूव करो, या मल्टीप्लाई डिवीजन के ऊपर जाओ। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 6 11 25 8 6 16 और 12 5 और 16। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मार्क कर लो, नया पैटर्न है, नए एक मजे का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं सिंपल रॉस के सम के ऊपर जाऊं मुश्किल हो सकती है, कॉलम का सम भी हो सकता है मुश्किल, नहीं आंसर दे मुझे। हाँ एक चीज तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है, एक चीज तो बड़ी बुनियादी है जो मुझे क्लियर हो रही है, और वो क्या है कि भाई देखो अगर मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यार 6 का अगर मैं हाफ ले लूं, 6 का हाफ क्या होगा 3, और 11 का डबल क्या होगा 22। तो 22 प्लस का 3 का 25 मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के अंदर हाफ लिया गया है और सेकंड कॉलम के अंदर डबल लिया जा रहा है, और दोनों को फिर ऐड करवाया जा रहा है, तो 25 बन रहा है। भाई हो सकता है कि बच्चा बोले सर क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताएं। भाई देखो 8 का हाफ क्या होगा 4, और 6 का डबल क्या होगा भैया, सिंपल तरीके से 6 का डबल, डबल क्या होगा मेरे पास 12, डबल की बात करो नंबर को इजाफा, डबल हो गया 12, तो 12 + 4 16 बनता है, बिल्कुल बनता है। इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है। इधर देख लो भाई 12 का हाफ क्या होगा आधा 6 होगा, और 5 का डबल क्या होगा 10, यानी कि 6 + 10 क्या बन गया 16 बन गया। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। बेसिक चीज है मेरा बेटा, मगर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 54 7 45 32 27 144 68। कहता है इसको सॉल्व करके दिखाओ तो बात मानूंगा भैया, इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करें इसको, यार डायरेक्टली सम तो बराबर नहीं आ रहा, डायरेक्टली ना रॉस का सम बराबर होगा ना कॉलम का होगा। 13 54 7 45 32 बहुत डाइवर्सिटी है, नहीं हो सकता। कॉलम्स के अंदर भी देखो 13 7 27 54 45 144 कभी भी नहीं बराबर हो सकते कॉलम्स का रॉस का सम। तो एक तरीका दिखता है यार, देखो यहाँ पे 13 है
और अगर मैं 7 का डबल कर लूं, 7 का डबल क्या होगा, 7 2 14, यानी कि 7 का डबल 14, है ना, सिंपल 14 ले लो। तो 13 प्लस 14 क्या होगा, 13 प्लस का 14 ये बनेगा 27 के बराबर, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर रॉ 1 और रॉ 2 का डबल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, 13 प्लस का 14 किसके बराबर आएगा, 27 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल सही बात, 27 बन रहा है। अगर हम इधर ही देखें तो भाई देखो 54 में अगर 45 का डबल किया जाए, 45 का डबल क्या होगा, 45 का डबल 90 हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, 45 इंटू 90 हो गया मेरे पास। तो 54 प्लस का 90, तो भाई देखो 9 में 5 का इजाफा, ऑब्वियसली आपके पास 14 बन गया, और फिर 4 का 4 तो 144 आपके पास मिल रहा है। इसका मतलब सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस नंबर को 32 के डबल से क्या करवाना होगा, ऐड, तो आंसर आ जाएगा। यानी कि 32 का डबल क्या होगा, 32 का डबल होता है 64 के बराबर। तो यानी कि जो भी ये नंबर है इस नंबर को 64 से प्लस करवाऊंगा 68 मिलेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो भी नंबर है इसको जब मैं 64 से ऐड करवा रहा हूं तो मुझे 68 मिल रहा है। तो अगर मुझे ये नंबर फाइंड करना है तो 68 को 64 से माइनस करवा दूंगा, तो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या मौजूद है, 4 मौजूद है, क्योंकि 4 प्लस का 64 ही 68 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या होगा, 4 होगा। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। देखो पैटर्न्स को गौर करो, पैटर्न्स किस तरीके से हर क्वेश्चन में चेंज हो रहे हैं। कितनी सारी तरह के क्वेश्चन मैं आपको इस तरह करवा सकता हूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर कैसे ये क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चे नहीं कर पाते। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आपकी माइंड गेम मैटर करती है कितनी स्ट्रांग हो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन आ रहा है, अगेन बड़े मजे का है। 1 3 7 5 12 14 25 डैश 28 125 100 192 और 56। अब इसको कैसे सॉल्व करें, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, परेशानी की बात है भैया। यार अगर मैं इसको गौर से देखूं, यार 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद 125 आ रहा है, यानी कि एक सेट पैटर्न मुझे दिख रहा है। और ये पैटर्न क्या है कि मैंने 1 को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, यानी कि 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, फिर 5 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, और 25 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 125 आ गया। यानी कि एक फिक्स नंबर मुझे दिख रहा है, एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज मुझे दिख रही है कि यार 1 5 25 125। सेम देखो यहां पे भी एक फिक्स पैटर्न मुझे दिख रहा है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 14 आ गया, 14 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, 28 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया। यानी कि यहाँ पे भी फिक्स पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 12 को मैं आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, जो अगला नंबर आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4, ऑल्दो बहुत बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, किसके बराबर होता है, 48 होता है। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 48। और सिंपल अगर आप फर्दर चेक करना चाह रहे हो तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो भैया 48 इंटू 4 क्या होगा, 4 8 32 का 2, 3 कैरी 4 4 16 17 18 और 19, तो 192 बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो बन भी रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बेसिक एपी का क्वेश्चन आ रहा था। देखो क्वेश्चन में हर तरह का पैटर्न हो सकता है, आपको पिकअप करना है विद इन सेकंड्स के अंदर किस पैटर्न के ऊपर है, किस पैटर्न के ऊपर नहीं है। और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है अगर स्टार्टिंग में आप नहीं पिक कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा। जब ये लेक्चर लोगे, इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करोगे, इन क्वेश्चंस को देखोगे, इनका मुआयना करोगे, इनको अपनी नजरों के सामने लेकर आओगे, तभी आप हर तरह के फिक्स पैटर्न को समझ पाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े मजे का क्वेश्चन है। कहता है 3 8 10 2 डैश 1, आगे कहता है 6 56 90 2 20 0, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक पैटर्न अगेन फॉलो हो रहा है, बट गौर करने की बात है, गौर करने की बात है मालिक। कैसे सर, जरा कुछ समझाएं तो सही, समझ में नहीं आ रहा सर पैटर्न कौन सा है। भाई देखो सिंपल सी अगर बात बताऊं, एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है इन दोनों रॉस के अंदर, इन दोनों पर्टिकुलर रॉस के अंदर, और इन 5 6 के 6 कॉलम्स के अंदर। यार देखो आपको ऊपर 3 गिवन है, नीचे 6 गिवन है। मुझे बताओ 3 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लूं और फिर उसको इसी नंबर से माइनस कर दूं, तो देखो पैटर्न मिल गया मुझे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 माइनस का 3 6 बन रहा है। आइए चेक कर लेते हैं इधर। भाई देखो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 के बराबर। और मैं कोई और कलर ले लेता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। यार अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूं, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 64 में से अगर 8 को माइनस करूंगा तो देखो 56 मिलता है। 64 माइनस का 8 क्या होगा, 8 कम कर दिया आपने, सिंपल तरीके से क्या मिलेगा आपके पास, 64 माइनस का 8 56 मिल जाएगा, सिंपल इज दैट। यानी कि पैटर्न मिल गया, पैटर्न क्या हुआ भैया, मिल गया। अच्छा भाई अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, क्या पता अगले में ना मिल रहा हो। भाई देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस का 90 मिल रहा है। अच्छा भाई आगे देखो यार 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 माइनस का 2 2 मिल रहा है। तो इधर देखो भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस का 1 0 बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इसका मतलब कोई नंबर होगा जिस नंबर का जब मैंने स्क्वायर लिया और फिर उसको उसी नंबर से माइनस करा तो 20 आ गया। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, थोड़ा सा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा बात को और से समझिए कि भाई क्या होगा। यहाँ पे देखो अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 के स्क्वायर में से अगर 5 को माइनस किया जाए तो आंसर क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि नंबर क्या होना चाहिए,
5 होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या होगा 5 होगा, तभी तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 20 आ गया। बताओ भाई कितनी इजी चीज है, लोग इसमें परेशान होते हैं, मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 2 3 2 10 12 2 5 12 10 16 13 1 2 1 डैश 10 24। इसमें देखें क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है, चेक करना पड़ेगा भैया। नहीं भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें से 1 माइनस करूंगा 0 आ गया, और नीचे तो 2 और 1 भी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा यार मालिक, मुश्किल चीज लग रही है, बट कोई मुश्किल चीज नहीं है, हालांकि बहुत ही आसान सी चीज है। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जहन में लाना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, इनका सम ले लूं। सर सम कैसे लूं यार, देखो 1 2 1 1 2 1 क्या बन गया 4 बन गया। यहाँ पे देखो 5 6 7 8 9 बन रहा है। यहाँ पे देखो 12 12 में 3 का इजाफा 15 और 1 16 बन रहा है। तो मुझे एक पैटर्न दिख रहा है 4 9 16 स्क्वायर्स का सीरीज बन रही है। यहाँ पे क्या है देखो 10 10 20 और 20 में 16 का इजाफा 36 बन रहा है। यहाँ पे देखो 12 24 13 क्या बन रहा है 49 बन रहा है। 24 12 13 15 और 24 49 बन रहा है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है 4 9 16 36 49। समझ तो गए हो, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या नंबर होगा 25 होगा। यहाँ पे इन सबका सम क्या बनेगा 25 बनेगा। तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब कि इन तीनों टर्म्स का हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो भाई 10 और 2 12 अगर होते हैं, 10 और 2 अगर 12 होते हैं, तो 12 में से 25 निकालूं तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए 13, क्योंकि 13 वो नंबर होगा जब इन तीनों का फिर सम लूंगा तो 25 बनेगा, और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो तमाम कॉलम्स का जो स्क्वायर होता है, तमाम कॉलम्स का जो सम है, वो बेसिकली एक स्क्वायर को शो कर रहा है कि पहले वाले कॉलम का सम क्या बना 4, दूसरे वाले कॉलम का सम क्या बना 9, तीसरे वाले का 16, पांचवें वाले का 36, छठे वाले का 49। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, एक स्क्वायर बेस सीरीज चल रही है मेरे पास, स्क्वायर बेस सीरीज चल रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए था 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो इसका मतलब इन तीनों टर्म्स का जो सम होना चाहिए तो 25 के बराबर होना चाहिए था। तो अगर मुझे एक नंबर नहीं गिवन था तो एक नंबर निकाल लूंगा कि 10 और 2 गिवन है जो कि 12 बनते हैं, तो 12 में से 25 निकाले तो क्या बनेगा 13, यानी कि बेसिक नंबर क्या था 13 था। सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम की बात है इसके अंदर, क्या मसले की बात है, कोई मसला इसके अंदर, कोई परेशानी की बात इसके अंदर। अच्छा भाई अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है ना, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट आ रहा है मेरा बेटा। नस के अंदर भी आया हुआ ये क्वेश्चन, आपको फास्ट के अंदर भी मिलेगा, बेताशा यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन का नाम क्या है मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बड़े मजे का क्वेश्चन है भैया। देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, जब पेपर के अंदर आता है तो अक्सर बच्चे डर जाते हैं, खौफ खौफ से कांपने लग जाते हैं, बट आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन होगा मेरा बेटा। इस क्वेश्चन को अगर समझ लिया, यकीन मानिए बेताशा मजे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो क्या कह रहा है, कहता है 15 33 27 36, आगे कहता है 32 होगा। यहाँ पे 32 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, 32 है इधर से, है ना भैया। इधर क्या आ रहा है 32। अगला नंबर में फाइंड करना है 18 9 22 11 12 3। यहाँ पे आ रहा है 8 2 2 2 4। एग्जामिनर कहता है कि सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा सा जहन लगाना है। जहन क्या लगाना है कि यार देखो आपको यहाँ पे जो भी नंबर्स गिवन है उनके अंदर अगर मैं थोड़ी सी फनकारी करूं, सर फनकारी कैसे करें कि यार देखो मेरे पास यहाँ पे अगर लास्ट से चलना स्टार्ट करूं, 12 + 3 क्या होता है 15, क्या मुझे 15 सबसे आखिरी खाने में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करवाऊं तो मुझे इस वाली साइड की वैल्यू मिल रही है, और अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाऊं, और से देखो डिवाइड, 12 में से 3 को अगर मैं डिवाइड करवाऊं तो आंसर क्या मिलेगा 3 4 12, यानी कि सीरीज पता चल रही है कि भाई अगर बीच की वैल्यूज को ऐड करवाऊं तो कोने वाली वैल्यू इस तरफ की मिलेगी, और बीच की वैल्यूज को अगर डिवाइड करवाऊं तो कोने वाली वैल्यू इस तरफ की मिलेगी। यानी कि देखो 22 + का 11 क्या होता है, 22 + का 11 22 + 11 33, 22 + का 11 33। तो देखो ऐड करने पे क्या मिलेगा, 22 + का 11 ऐड करूंगा 33 मिलेगा, और अगर 22 को 11 पे डिवाइड करवा दूं तो क्या मिलता है, आपके पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली देखो अगर मैं 18 में 9 का इजाफा करूंगा, 18 + का 9 तो 18 + का 9 27 होगा, और अगर 18 को डिवाइड करवा दूं 9 से तो 9 2 क्या होता है 18 के बराबर होता है। तो भैया गौर से समझो ना कि 32 में ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 36 फॉर्म करेगा। 32 में ऐसा वो कौन सा यूनिक नंबर होगा जब मैं 32 में ऐड करूंगा तो आंसर 36 मिलेगा। और सिमिलरली वो कौन सा नंबर होगा यहाँ पे कि जब 32 से डिवाइड करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे 8 मिलेगा। एक ही कॉन्सेप्ट आता है जहन में, और वो क्या होता है 4, कि भाई देखो 32 + का 4 36 होता है, और 32 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है। तो वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा, कितना मजे का कॉन्सेप्ट है बेटा। अब आप लोग बोलोगे कि सर
ये तो बहुत ही आसान चीज है, हालांकि बेटा आसान नहीं थी, आसान बना दी गई अब आपके लिए इंशाल्लाह ताला। तो भाई अपने दोस्तों से लाजमी लेक्चर का लिंक शेयर करना है, उन्हें बताना है कि सर हाशिम ने कितनी आसानी से एक चीज पढ़ा दी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है 72 24 6 96 16 12 108 डैश 18। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, मुश्किल बात आ गई ना, मुश्किल बात आ गई सर, इसको कैसे सॉल्व करें। यार देखो कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं होते हुए दिख रहा। 72 प्लस का 24, अगर मैं 72 में 24 करूं फिर 6 करूं तो मिलेगा 102, मगर 96 16 और 12 102 से वो बड़ा नंबर मिलेगा, यानी कि रॉस का सम फेल हो गया। कॉलम्स का सम ऑलरेडी मुझे दिख रहा है फेल है, क्योंकि 108 72 और यहाँ पे 6 12 18 आ रहा है। नहीं है भाई, ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो सकता। कोई और पैटर्न देख ले यार, कोई और पैटर्न देख लेते हैं कि यार देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से रॉ नंबर 1 जो मेरे पास आ रही है 72, इसको अगर मैं रॉ कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में क्या करवा दूं, डिवाइड करवा दूं, 72 डिवाइडेड बाय 6 क्या मिलेगा, ये मिलेगा 12, है ना भाई, 6 इंटू 12 72 होता है। और अगर मैं 12 को जो भी आंसर है उसको 2 से डिवाइड करवा दूं तो मुझे एक सीक्वेंस मिल सकता है कि यार अगर मैं कॉलम 1 को डिवाइड करवाऊं कॉलम 3 से, जो भी मेरा आंसर है उसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास बीच की वैल्यू बन जाएगी, क्या बन जाएगी, मेरे पास कॉलम नंबर 2 की वैल्यू। चेक करते हैं यहाँ पे चीज फॉर्म हो रही है। यार देखो 96 को अगर मैं 12 पे डिवाइड करवाऊं तो आंसर क्या आएगा, 8000 के ऊपर होगा, 12 8000 इज 96, और जो भी आंसर आया उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो 16, 8 2 16 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर मैं 108 को डिवाइड करवाऊं 18 पे तो 108 पे 18 कैसे डिवाइड होगा, 6 पे होगा, 18 6 इज 108, तो यहाँ पे आ गया 6, और जो भी नंबर आया उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 6 2 12 हो गया, यानी कि इस नंबर का आंसर क्या होगा, सिंपल 12 के बराबर होगा। एक नया पैटर्न आपको सीखने को मिल रहा है। देखो मेरा बेटा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं सर हर क्वेश्चन का पैटर्न जहन में कैसे रखेंगे, या पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा इसको कैसे जहन में रखेंगे, मेरा प्यारा बच्चा आपने सिर्फ 2 चीजों को जहन में रखना है, और वो ये है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप नए तरह के पैटर्न को सीखोगे, उतना आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन के आने वाले पैटर्न को समझना। और आपके पास किसी भी किस्म का पैटर्न आ सकता है, हमने अभी तक क्लास में बेतहाशा पैटर्न को सॉल्व किया है, मगर असल चीज क्या है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स को देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इजीली अवेलेबल होंगे। असल चीज क्या है, इन कॉन्सेप्ट को समझना, इन कॉन्सेप्ट को देखना, ये कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, कहता है 51 11 61 64 30 32 35 डैश और 43। अगेन मुझे देख रहे हैं रॉज और कॉलम्स का सम तो तकरीबन बराबर नहीं आ रहा। हाँ मैं एक काम यहाँ पे देख सकता हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि यार रॉस का सम और कॉलम्स का सम बराबर नहीं होगा, और नहीं मुझे ये बात समझ में आती है कि यार अगर मैं रॉस या कॉलम्स को मल्टीप्लाई करूंगी बहुत बड़ी बड़ी रॉस और कॉलम्स के नंबर है, 51 61 64 32 ब्ला 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 ब्ला। हाँ यहाँ पे एक चीज मैं देख सकता हूँ कि यार मेरे पास जो टर्म गिवन है 51, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 5 1 जार 5, और 61 का मतलब क्या है 6 1 जार 6, अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो 5 1 जार 5, यानी कि जो भी आंसर आया 5 1 जार 5 का और 6 1 जार 6 का, वो बेसिकली क्या बन जाएगा 11 फॉर्म हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 6 11 होता है। सिमिलरली देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 24 के बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, और यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर होता है 6 के, तो 24 प्लस का 6 देखो क्या होता है 30 के बराबर होता है। सिमिलरली इधर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 15 होगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 4 2 जार 8 एंड 4 3 जार 12, और 15 प्लस 12 क्या होगा, 15 में 12 का इजाफा क्या हो गया 25, और 2 सिंपल तरीके 27 के बराबर होगा, तो आंसर क्या आ गया 27 आ गया। यानी कि देखो कितनी आसानी से हमारा कॉन्सेप्ट चल गया, कितनी आसानी से हमारा पैटर्न फिक्स हो गया। तो भाई पैटर्न्स को हमेशा अपने जहन में रखना है कि यार देखो किसी भी किस्म का पैटर्न अप्लाई हो सकता है, तो आपकी आईक्यू के क्वेश्चंस का मतलब ही होता है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा यूज करो, आप समझो किस तरह का सीक्वेंस बन सकता है, किस तरह का पैटर्न बन सकता है। ये शेप्स वाले क्वेश्चन, ये नंबर रीजनिंग के क्वेश्चन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आईक्यू के अंदर, ना सिर्फ आज आपके काम आएगा बल्कि कल को अगर आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटीज का टेस्ट भी दोगे ना, जीमेट वगैरह जीआरई वगैरह, उसमें भी आईक्यू रिलेटेड पोर्शन आता है। कल को किसी जॉब पे अप्लाई करोगे किसी मल्टीनेशनल के अंदर, तो वहां पे भी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिएगा ये जॉब के ऊपर, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो वहां पे भी मल्टीनेशनल्स के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास नस्ट के फास्ट के आईक्यू के पास पेपर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है 28 20 7 84 35 12 45 डैश और 9। एग्जामिनर कहता है बताइए कैसे सॉल्व होगा।
अब देखो दो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीके कार तो बहुत ही सिंपल है कि यार आप सिंपल तरीके से क्या करो, आप सबसे पहले अपने, मुझे साफ दिख रहा है कि रॉस का जो सम होगा और कॉलम्स का सम कभी बराबर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत अजीब अजीब नंबर्स गिवन है। 84 यहाँ है, 28 27 नहीं हो सकता रॉस और कॉलम का सम तो। हाँ एक तरीके कार है वो जो हमने कहा था कॉलम्स और रॉस की मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला, उसको देख सकते हैं यार। यार देखिए अगर मैं सिंपल तरीके से अपने कॉलम नंबर 1 को डिवाइड करवा दूं कॉलम नंबर 3 से और जो भी मेरा आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवा दूं 5 के साथ, तो हो सकता है ये चीज बन जाए। अगेन आई एम नॉट श्योर बट देखा जा सकता है क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होते हुए कि भाई अगर मैं 28 को डिवाइड करवाऊं 7 से तो आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि मेरे पास मिडिल कॉलम आ रहा है। इसी तरीके से देखो अगर मैं 84 को डिवाइड करवाऊं 12 से तो आंसर क्या होगा, 12 डिवाइडेड 84 डिवाइड बाय 12 ऑब्वियसली 7 होता है। और 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी कि फॉलो अप कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 45 को 9 पे डिवाइड करवाऊं तो आंसर आ जाएगा 5। और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल तरीके से 25 के बराबर, यानी कि फॉलो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, डैश 1349 9 17 69 13 11 59। अगेन मुझे सबसे पहले इस बात को फॉलो अप करना है कि आया इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा वेल गुड, नहीं हो रहा तो चेक करना पड़ेगा। रॉस का और कॉलम्स का सम अगेन बहुत डिफरेंट है, सिमिलर नहीं हो सकता। हाँ एक क्वेश्चन मुझे एक पैटर्न समझ में आता है कि यार अगर डिवीजन वाला मेथड देखूं तो 9 और 69 डिवाइड होकर 17 कुछ नहीं बनेगा। इसी तरीके से 1359 को डिवाइड करूंगा 11 है, एक अजीब नंबर है, नहीं हो सकता। हाँ एक कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मैं सिंपल तरीके से अगर 13 को मल्टीप्लाई करवाऊं 2 से, अगर मैं 13 इंटू 2 करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा 26। और अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे 11 को मल्टीप्लाई करवा दूं 3 से तो 11 3 जार क्या हो जाएगा 33। और फिर इन दोनों को अगर मैं ऐड करवाऊं तो आंसर मेरे पास ये वाला नंबर फॉर्म हो जाएगा 26 प्लस का 33 क्या बन जाएगा 59 होता है। बट मुझे नहीं पता सही है गलत है, और ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर भी कि भाई अगर मैं सिंपल 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो 18 बन जाएगा। और 17 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 7 3 जार 21 का 1 और 2 कैरी 3 1 जार 3 और 5 51 हो गया। तो 51 प्लस का 18, 8 और 1 9 का 9 और आपके पास सिंपल तरीके से 5 और 1 6 69, यानी कि फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही होगा कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर 13 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। 13 3 जार क्या होता है, 13 3 जार हो जाएगा 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, यानी कि 39। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी आंसर आपका आया होगा उस आंसर के अंदर 39 का जब इजाफा हुआ होगा तो मेरे पास 49 आ रहा है। सबसे पहले मैं इस नंबर को फाइंड कर लेता हूँ ये कौन सा ऐसा नंबर होगा। तो भाई अगर मुझे नंबर निकालना है तो जाहिर सी बात है कितना इजाफा करूं 39 में कि 49 बने, जाहिर सी बात है 10 का इजाफा होगा। 10 प्लस का 39 तो 49 होगा। तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये कौन सा नंबर था कि जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ वो 10 हुआ। तो यानी कि 2 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि 10 बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है भाई 5 होगा वो नंबर, कि 5 2 10 होगा। जो 10 का नंबर आया इस नंबर को 13 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस करने के ऊपर 49 मिल रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या यहाँ पे होगा 5 के बराबर होगा। देखो कितनी सारे हमने तरह के पैटर्न को समझा जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर के अंदर आए हुए, सारे के सारे पास पेपर से लिए गए। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझना इनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है। अगेन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फास्ट के और नस्ट के पास पेपर से लिया गया। कहता है 12 47 21 10 52 4 64 डैश और 24। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ज्यादा तौर के ऊपर तो पहले देखने में मजा आएगा कि यार अगर मैं देखूं क्या सम का कोई सीरीज सिमिलर आ रही है, क्या सम के अंदर कोई रॉज मुझे सेम मिलती है। तो भाई रॉस के अंदर देखो यार अगर मैं इनका सम लेता हूँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 57 59 और फिर 21। तो जाहिर सी बात है 21 और 59 आपके पास क्या हो जाएगा तकरीबन 61 81 के करीब लगभग है ना। 52 62 नहीं, उस रॉस का सम तो सेम नहीं हो सकता। वाइल जब मैं कॉलम्स को देखता हूँ तो यार देखो यहाँ पे कॉलम में एक जगह 64 गिवन है और दूसरे कॉलम्स के अंदर 52 47 गिवन है और यहाँ पे 21 4 24 गिवन है। तो इसका मतलब कॉलम्स का सम भी कभी सिमिलर नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, एक न्यू किस्म का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कैसे, क्या देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 का क्या होता है मेरा बेटा 3 के बराबर होता है ना भाई। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करवा दूं तो आपके पास जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर पहली वैल्यू बन रही होगी 3 4 जार क्या हो गया 12। इसी तरीके से जो 21 होता है 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एचसीएफ जिसको हम कहते हैं। भैया एचसीएफ क्या होता है 21 का मेरा बेटा, ये भी 3 के बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
यानी कि सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलरिटी चीज उसके अंदर आ रही है, जिसको टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। सही है ना भाई? जब आप इस तरीके से निकालते हो ना मेरा बेटा 21 का, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे? 3 1 3 3 7 21, फिर आगे क्या हो जाएगा? 7 1 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास? 3 के बराबर होगा। अब देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाऊं, 21 को उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करवा दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7, जो कि देखो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सही है ना भैया? मुझे नहीं पता ये भी सही पैटर्न है गलत पैटर्न है, इसको चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास 10 आ रहा है, 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2। अब अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, क्या मुझे 5 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसी तरीके से 4 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इत्तेफाक से क्या होता है? वो 2 के बराबर ही होता है। सही है ना भैया? अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, क्या मुझे 2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब वेरीफाई कर रहा है। 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई? 8 होता है। अब देखिए, जब हम 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास बराबर होता है किसके? 8 के। सही है ना भाई? 24 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 8 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 64 डिवाइडेड बाय 8 क्या बन जाएगा? 8 8 जार 64, यानी कि पहले नंबर की वैल्यू क्या आ गई? 8 के बराबर। और 24 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब कि 8 3 24। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, अलग तरह का पैटर्न है। जिस जमाने में ये क्वेश्चन पेपर में आया था, मेजॉरिटी क्या 99.9% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे इस पैटर्न के ऊपर। भाई देखो, सिंपल आईक्यू का क्वेश्चन है, मगर पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके पास यहाँ पे जो पहला कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की जो वैल्यूज आ रही है डिवाइड करवाने के ऊपर, वो आपका मिडिल कॉलम की वैल्यूज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 3 होता है, तो अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करवा दूं तो फर्स्ट टर्म आ गई 4। अगर मैं 21 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 3, अगर 21 को 3 पे डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास सेकंड वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सेम गोज फॉर ईयर, और इसी तरीके से फिर हमने लास्ट कॉलम की वैल्यू निकाल ली। देखो, एक अलग तरह का पैटर्न है, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है मेरा बेटा? यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके पास एक सर्कुलर आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, सर्कुलर रीजनिंग का क्वेश्चन गिवन है। देखो, सर्कुलर रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उनको बस आपने खाली समझना है कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। आपको गिवन है 7 6 8 5 6 4 3। अब देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सर्कल रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो सर्कल के अंदर नॉर्मली आमने सामने ही हमें आंसर्स मिल रहे होते हैं। अब देखो कैसे, मुझे मालूम है यार 7 के सामने क्या है? 5 है। तो 7 + 5 क्या मुझे मिल रहा है? 7 + 5 बराबर होता है किसके? 12 के। अगर मैं देखूं 6 के सामने क्या है? 6 है। तो मुझे 6 + 6 क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो देखो मेरा बेटा, 6 के सामने 6 क्या है? 12 है। 5 के सामने 7 है, वो भी 12 का सम दे रहा है। इसी तरीके से देखो 8 के सामने क्या है? 4, तो 8 + 4 भी क्या होगा? 12 होगा। तो अगर मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि इस नंबर की वैल्यू बताओ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जब वो 3 में इजाफा किया जाएगा वो भी 12 देगा। तो ऐसा क्या नंबर है कि अगर मैं उसमें 3 का इजाफा करूं तो 12 बन जाए? जाहिर सी बात है 9 होगा। यानी कि 9 + 3 बराबर होगा ना किसके? 12 को। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा? 9 का। क्योंकि पूरी सर्कुलर क्लॉक के अंदर आमने सामने वाली टर्म किसका सम दे रही है? 12 का सम दे रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी नंबर होगा, वो जो उसका जब मैं 3 में इजाफा करूंगा, तो जाहिर सी बात है वो भी 12 का सम दे रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व आउट हो गया। लोग कहते हैं मुश्किल है, मुझे बताइए मेरा बेटा इसके अंदर क्या चीज मुश्किल आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप कंप्लीट ड्रॉस का या कॉलम्स का सम देख लें तो आपको बराबर नहीं दिखेगा। 11 6 8 है, यहाँ पे 24 34 19 है, बराबर हो ही नहीं सकता। अगर मैं कॉलम वाइज भी देखूं तो कॉलम वाइज भी मुझे दिख रहा है बहुत सैचुरेशन है। यहाँ पे 11 17 25 19 है, और यहाँ पे 8 डैश 19 11 है, बहुत सैचुरेशन दिख रही है। 6 12 34 28 है, नहीं मरेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ कि यार किसी चीज का स्क्वायर और क्यूब बराबर आ रहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 11 का स्क्वायर या क्यूब बहुत बड़ा नंबर होगा, जो यहाँ पे कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता, ना यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। हाँ, मुझे एक और चीज दिख रही है। अगर मैं 11 में से 17 माइनस करूं, अगर मैं 17 माइनस 11 करूं, उनका डिफरेंस लो, डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 25 माइनस का 19 करता हूँ, 25 माइनस का 19 भी क्या आएगा? 6 के बराबर आएगा। यानी कि पहली दो रॉस का और आखिरी दो रॉस का डिफरेंस जो आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है। यानी कि पहली दो रॉस और आखिरी दो रॉस का डिफरेंस क्या आ रहा है? सिमिलर आ रहा है। मुझे नहीं पता है करेक्ट है गलत है, चेक कर लेते हैं भाई, इधर भी चेक कर लेते हैं। 12 में से 6 निकालूंगा, क्या बचेगा? जाहिर सी बात है 6 बचेगा। यानी कि डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया। और यहाँ पे देखो, अगर 28 माइनस 34 करूंगा, यानी कि 34 माइनस 28, 34 में से अगर 28 जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि पहली दो रॉस का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो लास्ट की दो रॉस के डिफरेंस के बराबर आ रहा है। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, क्योंकि हमने दो कॉलम्स भी देखा, तो उसका मतलब ये पैटर्न वेरीफाई हो गया, दोनों रॉस के ऊपर ऐसे ही परफॉर्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, 19 माइनस 11 किसके बराबर होगा? 19 में से अगर 11 निकालूंगा तो बराबर होता है किसके? 8 के। यानी कि जो लास्ट की दो रॉस का यहाँ पे डिफरेंस आया वो 8 आया। इसका सिंपल मतलब ये है
कि जब मैं पहली दो रॉस का भी अब डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास 8 ही आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर यहां पे पुट करूं जब उसको मैं 8 में से माइनस करूं तो आंसर 8 आए। तो अब तमाम लोग बोलेंगे सर 16 वो एक नंबर होगा कि जब मैं उसको 8 में से माइनस करूं तो आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न बड़े इंटरेस्टिंग था, बड़ा आसान सा था कि भाई आपके पास जो कॉलम बेस्ड रीजनिंग का क्वेश्चन गिवन है, आपने इसमें देखा कि पहली दो रॉस का डिफरेंस और आखिरी दो रॉस का डिफरेंस सिमिलर आ रहा है। हमने इस पैटर्न को फॉलो अप किया, फॉलो अप करने पे मुझे आंसर मिल गया कि भाई मेरे पास यहाँ पे 19 माइनस 11 क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 8 के बराबर। इसका मतलब पहली दो रॉस का भी जो डिफरेंस होगा वो भी 8 के बराबर ही आना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर पहला नंबर मुझे 8 गिवन है तो खुद सोचो मैं किस नंबर को 8 में से माइनस करवाऊं कि आंसर 8 आए। जाहिर सी बात है 16 को माइनस करवाऊंगा तो आंसर 8 आएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मसले की बात है। देखो अभी जितनी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उससे आपके पैटर्न्स आपको पता चलेंगे कितनी तरह के आ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दफा पेपर के अंदर आया है, बहुत दफा आपको नस्ट के फास्ट के पेपर्स के अंदर मिलेगा। कहते हैं 28 4 6 2 25-5 10 2 कहते हैं सॉल्व करके बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार होता है, आपको इंसान बना हुआ गिवन है, इंसान को देखना है कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। यार क्या पैटर्न हो सकता है, आइए जरा देखते हैं। अगर मैं पहले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाऊं, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यार पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली टर्म्स को ऐड करके चेक कर लूं, 8 4 क्या हो जाएगा 12, और 6 2 क्या होता है 8 और 4 12, 8 4 जर क्या होगा 24 होगा, 8 4 जर क्या हो जाएगा सॉरी 32, और 6 2 जर 12, 32 माइनस 12 बिल्कुल सही है, बन रहा है, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। भाई अगर आप सिंपल तरीके से हाथ वाली टर्म्स को ऐड करो पहले तो 8 + 4 12 और 6 + 2 8 बन रहे हैं, उससे तो हमें नहीं मिल रहा है ये। इसका मतलब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। भाई अगर मैं पहले हॉरिजॉन्टल टर्म्स को आपस में, जो हाथ वाली टर्म्स है इनको अगर आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 4 जर क्या हो जाएगा 32 के बराबर, और फिर सब्ट्रैक्ट करवा दूं ये लेग्स वाली टर्म्स को, जो 6 2 जर क्या हो जाता है 6 2 जर होता है 12 के बराबर, यानी कि 32 में से अगर 12 निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा 20 के बराबर, जो कि देखो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि भैया जो हैंड्स हैं, हैंड्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद लेग्स से माइनस करवाना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हैंड्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद लेग्स से माइनस करवाना है। यानी कि सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा कि भैया अगर मेरे पास ये हैंड्स वाली जो टर्म आ रही है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर है इसको मुझे फाइंड करना है, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और फिर सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाएगा किससे, 10 2 20 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 20, तभी मेरे पास आंसर क्या आएगा 25 के बराबर। अब आप खुद आपने सोचना है, इधर आप जल्दी से सोच लो या फिर आप सिंप्लीफाई करवा दो। कैसे कि यार देखो यहाँ पे जो भी नंबर है, लेट सपोज ये नंबर x है, तो x इंटू 5 और ये माइनस का 10 टू 20, माइनस का 20 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 25 प्लस का 20, ऑब्वियसली बन जाएगा 45 के बराबर। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी 9। तो यानी कि मेरे पास आंसर क्या होगा यहाँ पे 9 के बराबर होगा। तो यानी कि 9 की वैल्यू मिसिंग थी, हमने फाइंड कर ली। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आपने सिंपल तरीके से क्या काम किया, जो भी हैंड्स हैं आपके पास, हैंड्स माइनस का लेग्स, हैंड माइनस का लेग्स, तो आपको सर की वैल्यू मिल गई कि भाई आपने सबसे पहले इन हैंड्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया लेग्स की वैल्यू के साथ, तो आपको ऊपर वाली टर्म मिल रही थी। तो भाई अगर मुझे इस वैल्यू को फाइंड करना है तो लेट सपोज मैंने इसको x कह दिया, तो x इंटू 5 यानी कि x इंटू 5 मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस लेग्स वाली वैल्यू और इक्वल टू के बाद 25 जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है सर की वैल्यू। सिंप्लीफाई करवाओगे बेसिक मैथ्स है क्लास 4 क्लास 5 वाली कि भाई 10 2 20 दूसरी जाके प्लस में लिखा जाएगा, 45 बन गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, तो आपके पास x की वैल्यू सिंपल तरीके से आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। कहता है 8 2 4 16 6 3 7 6 3 7 14 9 3 8 24 8 4 16 और डैश। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले सम निकालने पे जाऊं तो सम क्या बन जाएगा, 8 2 10 10 4 14, 14 और 16 आपके पास ये हो गया, अल्लाह भला करे 14 और 4 16 20 और एक 30 हो गया ये तो। अच्छा भाई ये 30 बन रहा है, 14 7 3 21 21 और 9, ये भी 30 बन रहा है, सही है वेरी गुड। मगर ये दो 30 नहीं बन रहे होंगे, ये दो 30 नहीं बन रहे, 24 8 9 3, पहली वाली दो रॉस तो सेम सम दे रही है मगर लास्ट की दो नहीं दे पा रही। ओके कोई इशू नहीं है, इसका मतलब सम सिमिलर नहीं आ रहा। कुछ और करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट देखूं, क्या कॉलम्स का सम सिमिलर होगा, नहीं 8 8 8 और 8 क्या हो गया 16, और 9 और 6 15, यहाँ पे भी सिमिलर नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत छोटे नंबर्स हैं अगली कॉलम्स के अंदर। इसका मतलब कोई और फनकारी हो रही है, तो कॉलम्स या रॉस को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से देखूं तो 8 4 जार क्या होता है भैया, 8 4 जार होता है मेरे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे 32 के बराबर। हाँ मिल तो रहा है, बिल्कुल सही है भैया। अगर आप गौर से देखो तो 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32, और 16 टू जार भी क्या होता है 32, यानी कि मुझे एक पैटर्न समझ में आता है कि कॉलम नंबर 1 को अगर मैं कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली मुझे कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 की प्रोडक्ट बेस्ड वैल्यू मिल रही है।
है ना भाई। अगर मैं सिंपल तरीके से देखो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर वही होगा जो कॉलम 2 और कॉलम 4 के प्रोडक्ट का होगा, यानी कि सिंपल 16 मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर। मुझे नहीं पता है सही है गलत है, आइए फर्दर चेक कर लेते हैं, इधर चेक करते हैं। भाई अगर मैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 14 और 3 का आंसर भी वही होता है? भाई 6 7 जर क्या होता है, 7 इंटू 6 42, और 14 3 जर भी क्या होता है 42। बिल्कुल सही बात है मेरा बेटा, ऐसा ही आ रहा है। अच्छा भाई एक और चेक कर लेते हैं यार, मुझे नहीं पता सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। 8 इंटू 9 को अगर मैं चेक करूँ और 3 इंटू 24 को, तो भाई 9 8 जर क्या होता है, 9 8 जर 72, और 24 3 जर भी क्या होगा, 3 4 जर 12 का 2, और 1 3 2 जर 6 और 1 7 72 होगा। सही है, यानी कि परफेक्ट हो गया। यानी कि हमें चीज मिल गई कि भाई अगर मैं पहले कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो जो भी मेरे पास का आंसर होगा वो बेसिकली बराबर होगा सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि भैया इसका मतलब क्या है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 16 बराबर आना चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय इस नंबर के जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे नहीं पता है क्या नंबर है, इसको मैंने एक्स कह दिया फिलहाल के लिए। तो भैया देखो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करवा दो, तो क्या बन जाएगा 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू के बाद एक्स, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 16 2 जार क्या हो जाएगा 32 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, यानी कि इस टर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी, 32 के बराबर होगी। 32 के बराबर होगी, सिंपल पैटर्न फॉर्म हो गया। देखो याद रखिएगा कभी भी अगर आपके पास रॉज या कॉलम में सम सिमिलर नहीं आ रहा तो फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर जाते हैं। मैंने इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर इतने डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आपको आइडिया हो सके किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और ये देखो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे रिपीट होते हैं, कॉलम्स का प्रोडक्ट होना, रॉस का प्रोडक्ट होना, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसी वक्त आइडिया होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे पास 7 8 8 48, 9 7 5 58, 11 5 7 48, और नीचे कह रहे हैं 6 12 5 और डैश, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? देखो तमाम वैल्यूज का सम तो मुझे नहीं लगता बराबर होगा, क्योंकि देखो 7 8 8 48 है, यहाँ पे 11 5 7 48 है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता। और कॉलम्स के अंदर भी मुझे बहुत डाइवर्सिफिकेशन दिखती है कि यार बहुत ही अजीब नंबर्स गिवन है, 7 9 11 6 48 58 48, यानी कि बराबर नहीं हो सकता। अच्छा भाई अगर मैं आगे मूव करूं तो मुझे एक चीज तो दिख रही है यहाँ पे। एक चीज मैं ऐसे देख सकता हूं कि भैया अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करूं, और कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यार 7 इंटू 8 मुझे बराबर है 56 के बराबर होगा, और 56 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो 48 शायद बन जाए। मुझे आइडिया नहीं है बट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 7 और 8 पहले दो कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई करवाऊं तो भाई देखो 7 8 जर क्या होगा, 7 8 जर मेरे पास बराबर होगा 56 के बराबर, ऐसे ही ना मेरा बेटा, 7 8 जर क्या हो जाएगा 56, और उसमें से अगर मैं थर्ड कॉलम माइनस लूं तो 56 माइनस का 8 क्या होगा 48। हो सकता है सही हो, आगे चेक कर लेते हैं। भाई 7 9 जर क्या होता है, 7 9 जर हो गया मेरे पास 63 के बराबर, और 63 में से अगर मैं 5 को निकालता हूं तो जाहिर सी बात है 58 बनेगा, वेरीफाई कर रहा है। 11 5 जर क्या हो जाएगा 55 के बराबर, 11 इंटू 5 55 हो गया। इसमें से अगर मैं 7 को माइनस करवा दूं तो क्या बनेगा, 55 में से अगर 7 जाएगा तो 5 कटा और वहां से 3 क्या हो जाएगा 48 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर रहा है इसको भी ये मेरा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। 6 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 6 12 मेरे पास ये हो गया 72, और 72 में से अगर 5 को निकालूंगा यानी कि 2 कट गया तो 70, और 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 के बराबर। सिंपल तरीके से आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 67 के बराबर आ जाएगा। सिंपल पैटर्न है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है कि बेसिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और चीज अगर फॉलो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, पहले दो कॉलम्स मल्टीप्लाई हो गए, थर्ड में से माइनस कर दिया। भाई पैटर्न से कभी रट्टे नहीं लगाने आपने, पैटर्न्स खाली आपने समझनी है, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर में किस तरह का पैटर्न आएगा। मैंने आपको इतने सारे जो क्वेश्चंस करवाए वो इसलिए करवाए ताकि आपको समझ में आ सके किसी भी तरह का पैटर्न आ सकता है। अब देखो मेरे पास एक और तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी नस के अंदर फास्ट के पास पेपर से जाएगा, बड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है 7 6 4 52, 9 3 5 60, 10 5 4 60, 8 7 3 डैश। अब अगेन देखो बिल्कुल लास्ट तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तकरीबन उस तरह की क्वेश्चन बन रहा है कि यार देखो मेरे पास रॉज और कॉलम के सम बराबर नहीं आ रहा, अब मैं परेशान बैठा हूं क्या करूं क्या करूं। मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यार देखो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं पहली दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा दूं तो 7 6 क्या होगा, 7 6 हो जाएगा मेरे पास, सॉरी 42 बन जाएगा यार ये तो, और फिर 42 प्लस का 4 नहीं नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। अच्छा भाई अगर मैं इसका एक और काम कर दूं और वो क्या करूं कि 7 में से 6 निकालू फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी नहीं होगा। हाँ मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे 7 प्लस का 6 करूं, 7 काम यहाँ पे कर सकता हूं मैं, एक काम यहाँ पे कर सकता हूं कि अगर मैं 7 प्लस 6 करूं, 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 6 6 12 और 1 13, यानी कि 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 13। अगर अब मैं 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 13 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 3 12 का 2 और 1 4 1 4 1 5 52, क्या बन रहा है ये वाली वैल्यू बिल्कुल फॉर्म हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसी तरीके से देखो अगर 3 प्लस 9 करते हैं,
3 + 9 क्या हो जाएगा 12, और अगर 12 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 12 × 5 क्या हो जाएगा 12, 5 किसके बराबर होता है 60 के बराबर होता है, वेरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से देखो अगर मैं 10 + 5 कर दूं, 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, और 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 × 4 भी किसके बराबर होता है 60 के। तो यानी कि यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि अगर मैं 8 + 7 करता हूं तो 8 + 7 क्या हो जाएगा 15 के बराबर होगा, और फिर 15 को अगर मैं 3 पे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा। इसका मतलब क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल 45 के बराबर आ गया, 45 आ गया यहाँ पे, सिंपल इज डेट। यानी कि बात समझ में आ गई, पैटर्न से पकड़ा गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा फिर 45 होगा। आपने पहली 2 या 3 रॉस के ऊपर अगर वो वेरीफाई करके चेक कर लिया और आपका वेरिफिकेशन प्रूव हो गया, इसका मतलब लास्ट वाली रॉ पे भी सेम चीज हो रही होगी जिसमें आंसर निकालना है। सेम गोज फॉर हियर, यहाँ पे भी बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहता है कि भैया 7 10 9 6 5 1 3 7 2 3 2 1 4 12 8 0। एग्जामिनर कहता है कि भैया इसको सिंपलीफाई करके दिखाओ तो बात मानेंगे। अच्छा भाई समझ में नहीं आ रहा, रॉस का सम 10 17 और 15, 17 15 आपके पास तकरीबन नहीं, इसके बराबर ही नहीं होगा, 5 3 यहाँ पे तो 2 3 2 1 आ रहा है, कभी बराबर नहीं हो सकता, कॉलम भी बराबर नहीं हो सकते, यानी कि सम वाली बात तो फेल हो गई। इसके अलावा कोई और चीज देख लेते हैं भाई, कुछ मल्टीप्लाई हो रही है भाई, 10 7 70 हो जाएगा, बहुत ही अजीब नंबर बन जाएंगे, नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही है सिंपल। अच्छा फिर एडिशन देखो, हमेशा का मल्टीप्लीकेशन फेल हो जाए, अब रॉज या कॉलम की एडिशन देखो कि कोई रॉज या कॉलम आपस में ऐड ना हो रहे हो। देखो अगर मैं 7 + 9 करूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या बनेगा, 7 + 9 मेरे पास हो जाएगा 16 के बराबर, और 10 + 6 भी क्या होता है 16 ही होता है, यानी कि पकड़ा गया यार, पकड़ा गया भाई। यानी कि देखो अगर मैं 7 + 9 करूं तो ये बनता है 16, और अगर मैं 10 + 6 करूं तो मेरा बेटा ये भी तो 16 बनेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम 1 प्लस का कॉलम 3 बराबर आ रहा है किसके, कॉलम 2 प्लस के कॉलम 4 के। यानी कि देखो अगर मैं 5 + 3 करता हूं तो बन देगा 8, 5 + 3 इसको वेरीफाई कर लेते हैं और रॉस पे चेक करके, 5 + 3 बन गया 8, तो जाहिर सी बात है 7 + 1 भी क्या होता है 8 के बराबर होता है, यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है भैया, वेरी गुड यार। 2 + 2 क्या होता है भैया, ये बराबर होता है 4 के, और अगर 3 + 1 किया जाए तो वो भी किसके बराबर होगा 4 के, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वेरीफाई करना चाहिए भैया। 8 + 4 क्या होता है मेरा बेटा, 4 + 8 होता है 12 के बराबर, किसके बराबर होता है 12 के बराबर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर होगा जब उन दोनों को मैं ऐड करूंगा वो भी 12 बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इत्तेफाक से 12 ही गिवन है, और मैं 12 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे यहाँ पे इनका सेम मिले, तो 12 प्लस ऐसा कौन सा नंबर होगा कि मुझे 12 ही मिले, तो जाहिर सी बात है 0 होगा, कि अगर मैं 12 में 0 का इजाफा करूंगा तभी मुझे 12 मिलेगा ना, क्योंकि तभी तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 और कॉलम 2 प्लस कॉलम 4 का जो एडिशन है सम है वो बराबर आएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो भाई आज की क्लास के अंदर हमने बेतहाशा क्वेश्चन सॉल्व किए, नस्ट के, फास्ट के, यूईटी के, प्यास के, और वो तमाम यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आईक्यू के पोर्शन आती हैं उनके लेक्चर से। बेटे जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अगर आपने ये क्वेश्चन भी सिर्फ प्रैक्टिस कर लिए ना, आपके आईक्यू के अंदर कंप्लीट नंबर आ जाएंगे, आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तमाम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पूरी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मिल जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। मगर एक बात यहाँ पे छोटी सी रिपीट करूंगा, वो बात बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि भैया आपने इन तमाम क्वेश्चंस की सबसे पहले देखो प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बात पल्ले पड़ेगी। दूसरे नंबर के ऊपर भाई आईक्यू के क्वेश्चंस में रट्टे नहीं मारे जाते, आईक्यू के क्वेश्चंस रट्टे नहीं मारे जाते, इसको जहन में रखिएगा। आईक्यू के क्वेश्चन में रट्टे मारने वाला इंतहाई नल्ला बच्चा होता है। आईक्यू कहलाते ही इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको अपने दिमाग को यूज करना होता है। आपको अगर मैंने इतने सारे कोई 25 से 30 या 40 के करीब क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये कि आपका जहन खुल सके, आपका माइंड ओपन हो सके, आपको आइडिया हो सके कि भाई किस तरीके से पैटर्न्स को पिक करना है। असल चीज क्या है, पैटर्न को पिक करना। जब क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा कोई तुम्हें बताएगा नहीं कि तुमने रॉस को फॉलो करना है या कॉलम्स को फॉलो करना है, ये तुम्हारा माइंड होगा, ये तुम्हारा इंटेलिजेंस होगी, तुम किसको फॉलो करते हो, इंटेलिजेंस इसी चीज का नाम है। हाँ जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आईक्यू कैन बी इंप्रूव्ड। ऐसा नहीं है अगर किसी बच्चे की आईक्यू खराब है उसको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कोई बच्चा मेरे पास अक्सर बच्चे रोते हुए आते हैं कि सर मुझे आईक्यू के क्वेश्चन समझ में नहीं आते सर, उसमें नंबर कम आते हैं, छोड़ दूंगा उसको या मैं से मेहनत कर लूं ज्यादा। मेरा बेटा देखो आईक्यू किसी को बाय बर्थ मिलती है, किसी को बाय बर्थ नहीं मिलती, हर कोई आइंस्टाइन की औलाद नहीं होता, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक ने हर एक को अपने खसूसियात के अंदर बड़ा बेहतरीन करके बनाया है, अल्लाह पाक ने हर इंसान को बड़ा मुकम्मल करके बनाया है, तो कभी आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि आपके पास आईक्यू की वैल्यू कम है। हो सकता है भैया बहुत से लोगों के पास कम हो, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। आईक्यू कैन बी इंप्रूव। आईक्यू इंप्रूव कैसे होती है कि जब आप इन लेक्चर्स को लोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनके जो इनकी
ब्लैंक फाइल है, यानी कि इन क्वेश्चन को एक बार उतारने के बाद उसकी फोटोकॉपी करवा के रख लीजिएगा और फिर उन क्वेश्चन को रैंडमली आप पिक करो। कोई भी क्वेश्चन बीच बीच में रैंडमली उठाओ, उसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा अपना जहन ताकि आपका खुले। देखो इन क्वेश्चंस को एक दफा अपनी फेयर कॉपी पे तरीके से उतारिएगा और एक दफा इन तमाम क्वेश्चंस को बगैर आंसर के उतारिएगा और उसकी फोटोकॉपी करवा के रख लीजिएगा और फिर उन क्वेश्चंस को रैंडमली कोशिश करो दिन में एक आध दफा सॉल्व करने की। कोशिश करो कि उन क्वेश्चंस में से कोई से भी बीच में से 4-5 क्वेश्चन उठाओ और अपने आप को टेस्ट करो। थोड़ा सा टाइम दो, क्वेश्चंस को गौर से देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, कोई लाइनें आपस में बन रही हैं, कोई पजल्स आपस में सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये होता है आईक्यू। आईक्यू कैन बी इंप्रूव्ड। अगर किसी बच्चे की आईक्यू खराब है तो इसमें खुदारा रोने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आईक्यू इंप्रूव कर सकते हो। आप जब इन लेक्चर्स को लोगे, लेक्चर्स की प्रैक्टिस करोगे, देन उसके बाद आप सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाओगे, आप इजीली आईक्यू को इंप्रूव कर सकते हो। तो मेरा बेटा आज की क्लास में जो लेक्चर हमने लिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नस्ट के, फास्ट के, नस्ट बिजनेस स्कूल के पास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चन से मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोडिंग, डिकोडिंग और सीक्वेंसेस और डायरेक्शन और ऑड वन आउट को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन और सीक्वेंसेस के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास $1 बिलियन की क्लास है, खुद भी लेक्चर लेने हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।